हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लेशियर क्लासेस। और आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। एक्सरसाइज 1.1 का हम आज इंट्रोडक्शन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं रिलेशन कैसे फाइंड कर पाते हैं। तो रिलेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। सपोज करिए कि आपके पास दो सेट हैं, वन टू थ्री, और एक दूसरा सेट ले लेते हैं जिसमें 4, 5 और 6 है। तो हमें इसके बीच का एक रिलेशन लिखना है। तो रिलेशन किस तरीके से लिख पाते हैं वो जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? इसका हर एक एलिमेंट इसके साथ एक ऑर्डर पेयर बनाएगा। जैसे फर्स्ट 4, 5, 6 के साथ भी ऑर्डर पेयर बनाएगा, 2, 4, 5, 6 के साथ भी ऑर्डर पेयर बनाएगा और 3, 4, 5, 6 के साथ भी ऑर्डर पेयर बनाएगा। 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 5 एंड 3, 6। और हम एक रिलेशन डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। R1 बोल देता हूं मैं, और R1 इस तरीके से डिफाइन है, ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 6। ठीक है, तो x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 6 में हमें इस तरह के ऑर्डर पेयर को चूज करना है जिनका सम 6 से लेस हो या फिर 6 हो। तो R1 हमारे पास क्या आएगा? 1, 4 का एडिशन 6 से लेस है तो हम 1, 4 को ले सकते हैं। 1, 6 का एडिशन 6 से इक्वल है तो हम 1, 5 को भी ले सकते हैं। 1, 6 का सम 6 से ग्रेटर है तो हम 1, 6 को नहीं ले सकते हैं। 2, 4 का सम 6 के इक्वल है तो हम 2, 4 को भी लिख सकते हैं। 2, 5 का सम 7 है, 6 से ग्रेटर है तो इसको नहीं ले सकते। 2, 6 का सम 6 से ग्रेटर है, नहीं ले सकते। 3, 4 का सम 6 से ग्रेटर है, नहीं ले सकते। 3, 5 का सम 6 से ग्रेटर है, नहीं ले सकते। 3, 6 का सम 6 से ग्रेटर है, नहीं ले सकते। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 3 ही ऑर्डर पेयर आ रहे हैं और इसका जो सेट बनेगा यही हमारा रिलेशन कहलाएगा। ठीक, हम एक और रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं जिसे मैं R2 बोल देता हूं। x y such that x divide y। अब हम इस तरीके के ऑर्डर पेयर को चूज करेंगे जिसमें x y को डिवाइड करे। क्या 1, 4 को डिवाइड करेगा? वन 4 को डिवाइड करेगा। क्या 1, 5 को डिवाइड करेगा? करेगा। 1, 6 को डिवाइड करेगा? करेगा। 2, 4 को डिवाइड करेगा? करेगा। 2, 5 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। तो ये ऑर्डर पेयर को हम यहां नहीं लिख सकते। R2 के लिए 2, 5 सही नहीं है। 2, 6 को डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा। तो R2 में हम 2, 6 को रख सकते हैं। 3, 4 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा तो हम 3, 4 को भी इसमें नहीं रख सकते। 3, 5
क्या 3 5 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा, तो हम 3 5 को भी नहीं रख सकते। 3 6 को डिवाइड करता है, तो हम 3 और 6 को R2 में रख सकते हैं। ये हो गया हमारा R2। मैं एक और रिलेशन लिखने की कोशिश करता हूं, आप लोग जरा ध्यान से समझिएगा। R3 xy such that x plus y less than or equal to 7। सॉरी 9 लेते हैं। R3 हमारे पास क्या आएगा? 1 4 का सम लेस देन 9, 1 6 का सम लेस देन 9, 1 6 का सम लेस देन 9, 2 6 का सम लेस देन 9, 2 5 का सम लेस देन 9, 2 8 का सम लेस देन 9, 3 4 का सम लेस देन 9, 3 8 का सम लेस देन 9 और 3 6 का सम इक्वल टू 9। तो ये पूरा ही कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा R3 बन जाता है। 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। अब यहाँ पे हुआ क्या कि R3 जो है वो किसके इक्वल आ गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B के इक्वल आ गया। अगर कोई रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ जाता है तो हम इस रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। मींस R3 यहां पे हमारा क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। मैं एक और रिलेशन लिखता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। R4 xy such that x greater than y। अब मुझे इस तरीके के एलिमेंट्स, इस तरीके के पेयर्स को लिखना है जिसमें क्या हो? x ग्रेटर देन y हो। तो मैं लिखता हूं, जरा देखिएगा। क्या 1 4 से ग्रेटर है? नहीं है। 1 5 से ग्रेटर है? नहीं है। 1 6 से ग्रेटर है? नहीं है। 2 4 से ग्रेटर है? नहीं है। 2 5 से ग्रेटर है? नहीं है। 2 6 से ग्रेटर है? नहीं है। 3 4 से ग्रेटर है? नहीं है। 3 5 से ग्रेटर है? नहीं है। 3 6 से ग्रेटर है? नहीं है। तो यहाँ पे हमारा एक रिलेशन आ रहा है जिसमें किसी भी तरीके के पेयर नहीं आ रहे हैं, जिसमें क्या आ रहा है? फाई आ रहा है। अगर इस तरीके का कोई भी रिलेशन आता है तो हम इसे बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। तो R4 हमारा यहां पे क्या हो गया? एम्प्टी रिलेशन हो गया। मैं यूनिवर्सल रिलेशन के लिए एक और रिलेशन लिख देता हूं, आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। R5 xy such that x less than y। अब मुझे इस तरीके के ऑर्डर पेयर्स चूज करने हैं जिसमें क्या हो? y इज ग्रेटर देन x। 4 1 से ग्रेटर है, 5 1 से ग्रेटर है, 6 1 से ग्रेटर है, 4 2 से ग्रेटर है, 5 2 से ग्रेटर है, 6 2 से ग्रेटर है, 4 3 से ग्रेटर है, 5 3 से ग्रेटर है, 6 3 से ग्रेटर है। तो R5 में क्या आता है? R5 में ये सारा का सारा कार्टेशियन प्रोडक्ट वापस आ गया। और R5 को ही तो हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। मेरे ख्याल से आपको अब रिलेशन समझ में आ गया है।
और इसके दो टाइप्स होते हैं और दोनों टाइप्स भी आपको मेरे ख्याल से समझ में आ चुके हैं, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। अब मैं आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बताने चल रहा हूं। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले ले, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो इसे नोट डाउन कर ले। तो आपने क्या देखा, पांचों ही रिलेशन में कुछ इस तरीके का हमें मिल रहा है, एवरी रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। अब हम लोग देखते हैं रिलेशन इन अ सेट। रिलेशन इन सेट में क्या होगा, हमने अभी देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट, हमने A क्रॉस B, दो अलग अलग सेट के हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले हैं। रिलेशन इन सेट में क्या होगा कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट इटसेल्फ निकालेंगे। मींस आपके पास अगर कोई सेट A है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें क्या लेना है, A क्रॉस A का लेना है। सपोज कर लीजिए A के एलिमेंट कैसे हैं, 1 2 3 है, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा, आपके पास दो A हो गए, मीन्स 1 2 3 1 2। तो इस सेट A का हर एक एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, मीन्स 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 3 3 1 3 2 3 3। ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके लिए भी हम रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। R1 ले लिया, R1 x y such that x greater than y। तो हमें इस रिलेशन के लिए ऐसे ऑर्डर पेयर को चूज करना है जिसमें x ग्रेटर देन y हो। 1 1 से ग्रेटर है, नहीं है। 1 2 से ग्रेटर नहीं है, 1 3 से ग्रेटर नहीं है, 2 1 से ग्रेटर है, 2 2 से ग्रेटर नहीं है, 2 3 से ग्रेटर नहीं है, 3 1 से ग्रेटर है, 3 2 से ग्रेटर है, 3 3 से ग्रेटर है, बाकी ये नहीं है। तो R1 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 2 1 3 1 3 2 3 3 भी नहीं आएगा क्योंकि 3 3 से ग्रेटर नहीं। एक दूसरा रिलेशन लिखता हूं, R2 एक्स वाई सच दैट एक्स लेस देन। अब हमें इसमें इस तरीके के ऑर्डर्स पेयर लिखने हैं जिसमें y की वैल्यू x से ग्रेटर हो। 1 1 से ग्रेटर नहीं है, 1 1 से ग्रेटर नहीं है, 2 1 से ग्रेटर है, 3 1 से ग्रेटर है, 1 2 से ग्रेटर नहीं है, 2 2 से ग्रेटर नहीं है, 3 2 से ग्रेटर है, 1 3 से ग्रेटर नहीं है, 2 3 से ग्रेटर नहीं है, 3 3 से ग्रेटर नहीं है। तो इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 2 1 3 एंड 2 3। इसके हमारे ये एलिमेंट्स बन जाएंगे। एक और लिखता हूं, R3 एक्स वाई सच दैट
x plus y is greater than 7. R3 में हमें इस तरीके के ऑर्डर पेयर चूज करने हैं जिसमें एलिमेंट्स के सम 7 से ग्रेटर हो। 1 plus 1 7 से ग्रेटर नहीं है, 1 plus 2 7 से ग्रेटर नहीं है, 1 plus 3 7 से ग्रेटर नहीं है, 2 plus 1 7 से ग्रेटर नहीं है, 2 plus 2 7 से ग्रेटर नहीं है, 2 plus 3 7 से ग्रेटर नहीं है, 3 plus 1 7 से ग्रेटर नहीं है, 3 plus 2 7 से ग्रेटर नहीं है, 3 plus 3 7 से ग्रेटर नहीं है। तो R3 में हमारे पास क्या आ गया? 5 आ गया। और इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। 4 R4 is equal to xy such that x plus y is less than 7. तो R4 के क्या क्या एलिमेंट्स होंगे? 1 plus 1 less than 7, ये पेयर आएगा। 1 plus 2 less than 7, ये भी आएगा। 1 plus 3 7 से लेस होगा, ये भी आएगा। सारे ही आ जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। तो R4 में हमारे पास क्या आ गया? ये पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही आ गया। अब कोई रिलेशन पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ जाता है तो उस रिलेशन को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो R4 यहां पे क्या हो गया? यूनिवर्सल रिलेशन। हमने एम्प्टी रिलेशन देख लिया, यूनिवर्सल रिलेशन देख लिया, अब हम देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन हम कब बोलेंगे? जब किसी सेट का हर एक एलिमेंट अपने ही एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाता है तो उस रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। जैसे एक सेट ए है हमारे पास 1 2 3, अगर इसका रिलेशन हमारे पास 1 1 2 2 3 3 इस तरीके का रिलेशन अगर हमारे पास आता है तो हम इसे बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? When every element of a set A is related to itself is called identity relation। अब हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? A relation in a set A is called reflexive relation।
if for all AA belongs to R, मीन्स किसी भी रिलेशन में हर एक एलिमेंट किस तरीके का होना चाहिए, डबलेट के फॉर्म में अगर है तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। ठीक, एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए। सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट्स कैसे हैं 1 2 3। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमारे पास किस तरीके के एलिमेंट होने चाहिए, 1 1 होने चाहिए, 2 2 होने चाहिए, 3 3 होना चाहिए। ठीक, अगर इस तरीके के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के डबलेट अगर हैं रिलेशन में तो वो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। अब आप कहेंगे कि फिर आइडेंटिटी रिलेशन में और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में फर्क ही क्या है? बिल्कुल फर्क है। हर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होता है, लेकिन हर एक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। ठीक, इसके अलावा हम इसमें कुछ और भी पेयर ऐड कर सकते हैं, जो भी आपका मन हो, 1 2 3 1 2 3 एटसेट्रा। लेकिन कम से कम ये एलिमेंट तो इसमें होने ही चाहिए। अगर ये एलिमेंट इस रिलेशन में प्रेजेंट नहीं होता तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहलाता। सपोज मैं यहां से अगर 1 1 को गायब कर दूं तो अब ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, या मैं 3 3 को गायब कर देता तो भी ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होता। लेकिन मैं इधर से किसी भी एलिमेंट को अगर गायब कर दूं तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, डबलेट के फॉर्म में होना ही चाहिए, और हर एक एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए। सिमेट्री, सिमेट्री रिलेशन हम कब बोलेंगे? अ रिलेशन in a set A is called symmetric relation if for all A and B belongs to R implies that B belongs to R। मीन्स एक एग्जांपल देखिए, वन टू 2 1 3 1 3 1 2 3 3 2। ये रिलेशन जो है ये हमारा एक सिमेट्रिक रिलेशन है। कैसे है वो समझिए। यहां पे ध्यान से देखिए, ए बी बिलोंग्स टू आर, यहां पे ए 1 2 बिलोंग्स कर रहा है R1 में, तो क्या इसका उल्टा 2 1 में 2 1 R1 में है क्या? तो 1 2 का उल्टा 2 1 R1 में है।
3 1 का उल्टा क्या हमारे पास 1 3 है? सॉरी, इसको आप 1 3 कर लीजिए। जी हाँ, 1 3 हमारे पास है। 2 3 का उल्टा क्या 3 2 हमारे पास है? इसका मतलब ये हुआ कि R1 जो है वो हमारा एक सिमेट्रिक रिलेशन है। सिमेट्री के लिए हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। R2 हमारा सेट क्या था? 1 2 3। मैं इसमें 1 2 लिख दूं, 1 3 लिख दूं और 3 1 लिख दूं, 2 3 लिख दूं, 3 2 लिख दूं। अब हमें चेक करना है कि क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। 1 2 का उल्टा 2 1 प्रेजेंट है क्या? नहीं है। इसका मतलब R2 जो है वो हमारा एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। एक और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। 2 3 2 1 3 2 1 2 3 1। क्या ये हमारा एक सिमेट्रिक रिलेशन है? चेक करते हैं। 2 3 का उल्टा 3 2 है। 2 1 का उल्टा 1 2 प्रेजेंट है क्या? बिल्कुल है। 3 1, क्या 3 1 का उल्टा 1 3 R3 में प्रेजेंट है? नहीं है। इसका मतलब R3 भी हमारा एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। A relation in a set A is called transitive relation if AB belongs to R and BC belongs to R, implies that A and C belongs to R। एग्जाम्पल के माध्यम से ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एक रिलेशन लिखता हूं R1 1 2 2 3 3 1। 3 2 कितना ही रहने देते हैं, चेक करते हैं। 1 2 ए और बी की जगह पे क्या है? 1 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ए बी और बी के बाद यहाँ पे भी ये किससे स्टार्ट हो रहा है? बी से ही स्टार्ट हो रहा है। तो हमें एक ऐसा पेयर चूज करना है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट 2 से स्टार्ट हो। 1 2, तो कोई एक ऐसा पेयर है जिसमें 2 से स्टार्ट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है 2। अब ध्यान से देखिए तो यहाँ पे जो नेक्स्ट पेयर R में जा रहा है वो किस तरीके का है? A एंड C बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 1 3 बिलोंग्स टू R1। क्या 1 3 हमारे पास इस R1 में प्रेजेंट है? 1 3 इस रिलेशन में कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि R1 जो है वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है।
एक और लिखता हूं R2 1 2 3 2। अब ये चेक करके बताते हैं कि क्या एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। 1 2। अब आपको इस तरीके का पेयर चूज करना है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 2 से स्टार्ट हो। 1 2, इसमें तो कहीं पे भी 2 से स्टार्ट हो ही नहीं रहा। इसको जरा देखते हैं 3 2, तो ये कहां पे खत्म हो रहा है 2 से। तो 2 से कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जो 2 से स्टार्ट होता हो। इसके बावजूद R2 जो है वो हमारा एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। ये समझने वाली बात है, जरा समझिए। यहां पे ये जो कंडीशन बताई गई है ये होल्ड करेगा, कब करेगा? जब A और B और C दोनों ही बिलोंग्स करे R में, तब हमारा A और C बिलोंग्स करना चाहिए R में। ठीक, अगर मैं यहां पे बोल दूं A B बिलोंग्स टू R, तब ये कंडीशन होल्ड करने की जरूरत नहीं है। यहां पे A और C बिलोंग्स टू R कंडीशन तभी होल्ड करेगा जब B C बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो जब यहां पे हमारे पास B और C की कंडीशन ही नहीं बन रही तो हम A और C बिलोंग्स टू R चेक क्यों करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहां पे भी 3 और 2 बिलोंग्स टू R है, तो यहां पे भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ A B बिलोंग्स टू R की कंडीशन बन रही है। B C बिलोंग्स टू R वाली कंडीशन नहीं बन रही है। तो इसलिए हम A C बिलोंग्स टू R वाली कंडीशन चेक नहीं करेंगे। इसलिए ये जो रिलेशन है ये हमारा एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। नोट डाउन कर लीजिए, नोट करके लिखिएगा। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन and universal relation is always reflexive, symmetric and transitive. Second, every empty relation is never reflexive, symmetric and transitive. हर एक आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, ये तीनों ही होते हैं। लेकिन एक एम्प्टी सेट कभी भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या फिर ट्रांजिटिव नहीं हो सकता है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। A relation in a set A is called equivalence relation.
if relation R is reflexive, symmetric and transitive. इक्विवेलेंस रिलेशन कब बोलेंगे? जब एक रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये तीनों ही होते हैं तो हम उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। नोट करके इसमें पॉइंट लिखिएगा। एवरी identity and universal relation is equivalence relation। हर एक आइडेंटिटी रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। क्यों? क्योंकि हर एक आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है। तो इसलिए हर एक आइडेंटिटी और यूनिवर्सल रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ना है इक्विवेलेंस क्लास। तो इक्विवेलेंस क्लास समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा। तो हमने देखा कि ये जो रिलेशन है हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया एंड ट्रांजिटिव भी हो गया। तो हर एक रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो वो हमारा क्या कहलाता है? एक इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तो हमें तो यही शो करना था कि ये जो रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हमने इसे क्या दिखा दिया? रिफ्लेक्सिव दिखा दिया, सिमेट्रिक दिखा दिया और ट्रांजिटिव भी दिखा दिया। तो देयरफॉर R is an equivalence relation। आधा पार्ट हमारा हो चुका है इक्विवेलेंस रिलेशन तक। अब हमें देखना है कि इक्विवेलेंस क्लास कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आप एक बार इधर देखिए, मैं आपको समझा देता हूं। इक्विवेलेंस क्लास हम किसे बोलेंगे? सपोज करिए कि अपने पास कोई एक रिलेशन है और इस रिलेशन को हमें ऐसे सबसेट्स में ब्रेक करने हैं और वो सबसेट ही हमारे इक्विवेलेंस क्लास होंगे। ठीक, तो A एंड B हमारे कैसे हैं? R के रिलेशन के सबसेट हैं। ठीक, तो यहाँ पे A और B हमारा एक इक्विवेलेंस क्लास है। A भी इक्विवेलेंस क्लास है और B भी हमारा इक्विवेलेंस क्लास है, लेकिन कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को ये फॉलो करेगा तब ये हमारा इक्विवेलेंस क्लास होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो कंडीशन क्या है? ऑल एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट ऑफ B इज रिलेटेड टू ईच अदर। इसका मतलब ये हो गया कि जो सबसेट A है इसके हर एक एलिमेंट आपस में रिलेटेड होने चाहिए और सबसेट B के हर एक एलिमेंट आपस में रिलेटेड होने चाहिए। दूसरी बात क्या कह रहा है? नो एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ B एंड वाइस वर्सा। मतलब इसके सेट A के, सबसेट A के जो एलिमेंट है वो सबसेट B के एलिमेंट के साथ किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं होने चाहिए और सेट B के जो एलिमेंट है वो सेट A के एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं होने चाहिए। सेट A के एलिमेंट सेट A के साथ ही रिलेटेड होंगे और सेट B के एलिमेंट सेट B के साथ रिलेटेड होंगे। सेट A का कोई भी एलिमेंट B के साथ रिलेटेड नहीं होगा और सेट B का कोई भी एलिमेंट A के साथ रिलेटेड नहीं होगा। तीसरी बात क्या कह रहा है कि अगर हम जो सबसेट मिले हैं अगर उनका हम यूनियन कर दें तो वापस हमें
रिलेशन मिल जाना चाहिए। और अगर इन दोनों का हम इंटरसेक्शन कर दें तो हमें 5 मिलना चाहिए। मतलब इन दोनों ही सेट ए और बी में किसी भी तरीके के एलिमेंट कॉमन नहीं होने चाहिए। इन यूनियन लेने पर वापस हमें रिलेशन मिल जाना चाहिए और इंटरसेक्शन लेने पर हमें 5 सेट मिलना चाहिए। तो हम जरा समझते हैं इस क्लास के लिए इक्विवेलेंस क्लास हमारा क्या होगा। हमारे पास सेट क्या है, 1 2 3 4 अप टू 10। हम इक्विवेलेंस क्लास कैसे फाइंड करेंगे, हम जरा ध्यान से देखते हैं। a माइनस बी इज डिवाइडेड बाई 2। तो हमें इस तरीके के सेट बनाने हैं, हमें इस तरीके के सेट बनाने हैं जो क्या हो, आपस में तो रिलेटेड हो और इस कंडीशन को भी फॉलो कर रहे हो। तो अगर हम 1 2 के साथ ले लें और इनका डिफरेंस क्या 2 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। अगर मैं 1 और 3 को एक साथ में ले लूं तो इनका डिफरेंस 2 से डिविजिबल होगा। 1 4 के साथ नहीं होगा क्योंकि 1 माइनस 3 इज नॉट डिविजिबल बाई 1 माइनस 4 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। 1 माइनस 5 इज डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ऑड के जितने भी नंबर हैं 1 3 5 7 9 हर एक एलिमेंट आपस से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं कि 5 माइनस 9 किया तो कितना आएगा, 4 आएगा और 4 2 से डिविजिबल है। कोई और एलिमेंट ले लेते हैं 3 9, तो 3 माइनस 9 इज माइनस 6, माइनस 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो पहला जो सबसेट हमारे पास आया उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 1 3 5 7 9। क्या और भी हम सेट ऐसा फाइंड कर सकते हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करे, चेक करते हैं। 2 4, 2 minus 4 is minus 2, minus 2 is also divided by 2। 2 6, difference of 2 6 is also divided by 2। 2 8, difference of 2 and 8 is also divisible by 2। difference of 2 and 10 is also divisible by 2, and difference of 4 6 also divisible by 2। difference of 4 8 is also divided by 2। difference of 4 10 is also divided by 10। तो दूसरा सबसेट हमारे पास क्या मिला, 2 4 6 8 एंड 10। अब आप चेक करिए कि क्या कोई और एलिमेंट है जो बाकी रह गया है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि कोई भी एलिमेंट बाकी रह गया है। अब चेक कर लेते हैं कि क्या ये दोनों केसेस जो हमने लिखे हैं, सबसेट बनाया है, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसमें से आप रैंडमली कोई भी एलिमेंट चूज करिए और उनका डिफरेंस क्या 2 से डिविजिबल है, चेक करिए। 3 9, डिफरेंस ऑफ 3 9 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, देखिए उनका डिफरेंस क्या है, 2 से डिविजिबल है। और यहाँ पे 2 4 6 8 10 रैंडमली कोई भी आप नंबर लीजिए और 2 नंबर लीजिए और उनका डिफरेंस भी 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो दोनों सेट ए एंड बी हैं, यही हमारे क्या है, A1 एंड A2 क्या है, इक्विवेलेंस क्लास है। ठीक, और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप इस कंडीशन को फॉलो कराकर चेक कर सकते हैं। चेक करिए, all element of A is related to each other and all element of B is related to each other। सबसेट A का, A1 का हर एक एलिमेंट आपस में रिलेटेड है। सबसेट A2 का हर एक एलिमेंट आपस में रिलेटेड है, लेकिन A1 का कोई भी एलिमेंट A2 के साथ रिलेटेड नहीं है। चेक करिए, 3 8, डिफरेंस ऑफ 3 8 इज -5 और 5 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। और कोई भी ले लीजिए, 4 4 9, डिफरेंस ऑफ 4 9 या फिर 9 4
इज 5 माइनस 5 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब ये हो गया कि A1 A2 के साथ रिलेटेड नहीं है। A1 के हर एक एलिमेंट आपस में रिलेटेड है, A2 के हर एक एलिमेंट आपस में रिलेटेड है, लेकिन A1 का कोई भी एलिमेंट A2 के साथ रिलेटेड नहीं है और A2 का कोई भी एलिमेंट A1 के साथ रिलेटेड नहीं है। पहली कंडीशन फॉलो हो गई, दूसरी कंडीशन भी फॉलो हो गई। नो एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ B वाइस वर्सा। तीसरी कंडीशन को फॉलो कर लेते हैं। अगर हम इन दोनों का यूनियन ले लें, A1 यूनियन A2, क्या हमें वापस पूरा रिलेशन मिल जाएगा क्या? करके देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये भी सही हो गया। दूसरी बात चेक करते हैं, A1 इंटरसेक्शन A2, क्या इनका इंटरसेक्शन पाई आ रहा है? इन दोनों ही सबसेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो यहां पे हमारा A1 इंटरसेक्शन A2 क्या आ गया? 5 आ गया। मतलब ये तीनों ही बातों को ये क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब A1 और A2 हमारा क्या है? इक्विवेलेंस क्लास है। तो दोस्तों मैंने आपको रिलेशन एंड फंक्शन का इंट्रोडक्शन दिया है एक्सरसाइज 1.1 के लिए, और आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।